अनुच्छेद 2 का की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ आर्टिकल 2A। हमने पिछली वीडियोस में देखा कैसे अनुच्छेद 2 का को भारत के संविधान में जोड़ा गया था, ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसमें सिक्किम को हमें भारत में जोड़ना पड़ा, वो सब हमने पिछली वीडियोस में देखा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 2 का को लेकर बहुत सारी आलोचनाएं हुई, बहुत से सवाल उठे। और इससे पहले हम वो समझे, हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट्स हुई, जो संविधान के जो संशोधन हुए, खासतौर पे संशोधन 35 और संशोधन 36, इन दोनों में अंतर क्या था। हम जानते हैं कि संशोधन 35 जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 35 1974, इसके अंदर आर्टिकल 2A को जोड़ने की बात करी गई थी, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट 36 था उसके अंदर आर्टिकल 2A को रिपील किया गया था, और ये सारा काम एक साल के भीतर ही हुआ। तो पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 35 क्या कहता है। तो इसमें सबसे पहली जो बात करी गई थी वो ये थी कि सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया जाएगा, इसे एक सह राज्य बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है ये है कि एक रेगुलर या फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है, ये एक एसोसिएट स्टेट की हम बात कर रहे हैं। जो दूसरी बात थी वह आर्टिकल 2A को इंसर्ट किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, और साथ ही साथ 10th शेड्यूल जो था कॉन्स्टिट्यूशन में उसको भी जोड़ा गया था। 10th शेड्यूल में लिखा था कि वो ऐसी कौन सी शर्तें होंगी, वो कौन से रूल रेगुलेशन होंगे जिसके अंदर सिक्किम को हमें भारत के संविधान में जोड़ना होगा। उसके बाद जो बात आती है हम वो देखते हैं कि जो उसका प्रोटेक्टोरेट स्टेटस था। यहाँ एक खास बात है कि भारत की जब आज़ादी हुई उसके बाद 1950 में भारत और सिक्किम के बीच में करार हुआ था, वहाँ के छोग्याल शासकों के बीच में और यहाँ पर जो नेहरू गवर्नमेंट थी उसके बीच में, और सिक्किम को एक प्रोटेक्टोरेट का वहाँ से दर्जा हासिल हुआ था। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद वो प्रोटेक्टोरेट का दर्जा खत्म होकर और बेहतर एसोसिएशन मिला और वो एक एसोसिएट स्टेट बनकर बाहर निकला। अगली चीज हम देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक विशेष बात थी। डिस्पाइट सिक्किम जो था वो एक एसोसिएट स्टेट था, वो अब भारत का राज्य नहीं था, डिस्पाइट दैट उसमें एक सीट हमने लोकसभा के अंदर सिक्किम को दी और दूसरी तरफ राज्यसभा में भी एक सीट जो है सिक्किम को मिली। और खास बात यह थी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिक्किम से यहाँ आने वाले थे उनके राइट्स भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के राइट्स बिल्कुल बराबर थे, एक्सेप्ट वन थिंग कि सिक्किम वालों को वोट का अधिकार नहीं था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो अगर इन दो चीजों को छोड़ दें तो बाकी उनके जो पावर्स थी वो एट पार विद द इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। छठा पॉइंट हम देखते हैं कि सिक्किम का जो डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मुद्दे थे वह भारत को हस्तांतरित कर दिए गए, और इसका पर्पस ये था कि वहां पर सिक्किम का जो सोशल वेलफेयर है वो और ज्यादा बेहतर हो सके, वहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके, वहां के जो लोगों के वहां बेहतरी हो सके। ऑल्दो ये प्रोटेक्टोरेट स्टेटस में भी था लेकिन इसके अंदर हमें और ज्यादा पावर्स मिल गई थी। सेवेंथ पॉइंट हम देखते हैं कि जो सिक्किमीज लोग होंगे उनको आगे की पढ़ाई के लिए और बेहतर पढ़ाई के लिए भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर उनको दाखिला मिलेगा। साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विसेज और जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस थे वहां पर भी जो सिक्किमीज थे उन लोगों को वहां पर विशेष अधिकार प्राप्त होगा, वो उसमें भागीदारी ले सकते थे। तो ये बड़ी चीज थी कि ऑल इंडिया सर्विसेज और खासतौर पे पार्लियामेंट में, जैसे हमने ऊपर कहा, कि उसमें भी सिक्किम के लोगों को पूरी भागीदारी मिलेगी, डिस्पाइट वो एक एसोसिएट स्टेट था 1974 तक। और अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जितनी रेसिडुअल पावर्स थी वो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के पास ही रहने वाली थी, यानी कि वो पावर जो 10th शेड्यूल में जिनके बारे में नहीं लिखा गया, तो ऐसी जो चीजें नहीं लिखी गई थी वो सारी ताकतें सिक्किम सरकार के पास ही रहनी थी, वो उस पर काम कर सकते थे। लेकिन जब हम आकलन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 35 का जो ठीक एक साल बाद 1975 के अंदर आया, इसमें हम देखते हैं कि सिक्किम को एक फुल फ्लेजेड राज्य भारत का बना दिया गया और वो 22वां राज्य बनकर बाहर आया। तो पॉइंट 1 में हम यहाँ जब 35th अमेंडमेंट में देख रहे हैं तो यहाँ सिर्फ जो है एसोसिएट स्टेट की बात करी गई थी, लेकिन 36th अमेंडमेंट के अंदर ये जो चीज थी वो फुल फ्लेजेड स्टेट बन चुका था, यानी कि पूरी तरीके से सिक्किम जो है भारत का पार्ट बन चुका था, यानी कि वो फॉरेन नेशन नहीं कहला रहा था। सेकेंड पॉइंट था आर्टिकल 2A को ऑफकोर्स रिपील किया गया, क्योंकि 2A जो था सिर्फ एसोसिएट स्टेट की बात कर रहा था, तो हेंस उसको रिपील कर दिया गया। 10th शेड्यूल जिसमें वो नियम और शर्तें लिखी थी कि किन शर्तों पर सिक्किम को सह राज्य बनाया जाएगा, वो भी हटा दिया गया, उसको भी ओमिट किया गया। जो इंस्टीट्यूशन था, अब यहाँ कमाल बात है, जो चोग्याल का इंस्टीट्यूशन था यानी कि जो राजशाही थी सिक्किम के अंदर, उसको अबॉलिश कर दिया गया था। ये बड़ी कमाल की चीज थी। तो अभी तक हम देख रहे थे कि चोग्याल वहां का जो था मेन कर्ता धर्ता माना जाता था, या वो सब जो हेड पोजीशन थी देश की वो चोग्याल के पास थी, लेकिन अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वह भारत सरकार के पास आ गई थी डेमोक्रेटिक रूप से। उसको वहां की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने वहां पर ऐसे करार किए और खुद भारत सरकार को कहा कि वह सिक्किम को भारत में जोड़ना चाहते हैं।
पांचवा जो पॉइंट हम देखते हैं, और खास तौर पे जब हम बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट ऑफ सिक्किम ने ये बोला था, तो उन्होंने वहां एक रेफरेंडम कराया था, जो हमने पहले भी वीडियो में देखा है कि उन्होंने एक रेफरेंडम कराया। जो सिक्किम के लोग थे उनसे पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो भारत में मिलना चाहते हैं। तो रेफरेंडम में देखा गया, जो वहां का जो जनमत संग्रह हुआ उसमें देखा गया कि 99.99% वोट, जो एक बहुत अच्छा नंबर है, इतने लोगों ने कहा कि हाँ वो भारत के साथ ही सिक्किम को विलय करते हुए देखना चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात थी कि ये जो, और इस पे बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि क्या भारत ने सिक्किम को अधिग्रहित कर लिया, एनेक्स कर लिया, तो ऐसा नहीं था। ये सच्चाई देखें तो सिक्किम के लोग चाहते थे कि भारत के अंदर वे जुड़े। इसमें हम अगला पॉइंट देखते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि आर्टिकल 4 क्या कहता है। खैर, उसके हिसाब से, आर्टिकल 4 के हिसाब से फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट भी किए गए और सिक्किम को 22वां राज्य उसमें घोषित किया गया, और एक सीट जो थी वो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में उन दोनों को दी गई, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में। खैर, एक आर्टिकल 371F 371F को भी भारत के संविधान में जोड़ा गया। ये एक विशेष आर्टिकल था। इसके अंदर बताया जा रहा था कि सिक्किम को कुछ खास तरीके की ताकतें दी जाएंगी और उन स्पेशल प्रोविजंस के आधार पर सिक्किम को भारत में जोड़ा जाएगा। और एक चीज और हुई, एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल प्रोविजन, सिक्किम के जो लोग थे, वहां के मूल निवासी जो थे, सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह ही उनको बना दिया गया, यानी कि अब से सिक्किम के जो लोग थे उनको सिटीजन ऑफ इंडिया ही बोल दिया गया था, उनको यही नाम जो है दे दिया गया था। विशेष बात यह है कि सिक्किम इससे पहले भारत का राज्य जो बना 22वां राज्य, उससे पहले जो सिक्किम के लोग थे उनको प्रोटेक्टेड सिटीजन्स बोला जाता था, प्रोटेक्टेड सिटीजन्स ऑफ सिक्किम। ये जो है, ये विशेष बात थी क्योंकि सिक्किम जो है पहले एक प्रोटेक्टोरेट रहा और उसके बाद में एसोसिएट सिटीजन्स बोला गया। जो 1 साल का जो वक्त था, 1 साल का जो समय था, उसमें एसोसिएट सिटीजन्स उनको सिक्किम के लोगों को बोला जाता था। खैर, लेकिन इसके बाद में वह प्रॉपर तरीके से सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाए जब से इसका भारत के साथ विलय हुआ। अब अगली चीज हम देखते हैं कि आर्टिकल 2A के क्रिटिसिज्म क्या थे, क्या क्या आलोचनाएं हुई जब आर्टिकल 2A को भारत के संविधान में जोड़ा गया। देखा जाए तो बहुत स्पष्ट बात थी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बड़े स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि किसी भी राज्य को भारत में अगर जोड़ना है तो कोई भी संविधान का संशोधन करने की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 2A को फिर जोड़ा ही क्यों गया? तो आइए देखते हैं कि इसके क्रिटिसिज्म क्या थे। जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म था एसोसिएट स्टेट बनाने का, वो ये था कि एसोसिएट स्टेट बनाने से भी क्या मिल जाएगा, क्योंकि जो सिक्किम का स्टेटस है वो तो वैसे भी फॉरेन नेशनल ही कहलाएगा, वो फॉरेन कंट्री ही कहलाएगा, वो किसी भी हाल में सिक्किम भारत का राज्य तो नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज है, जब वो फॉरेन नेशनल ही रहने वाला है, भारत का कोई स्टेट नहीं है, तो क्यों हम इसको इंडियन पार्लियामेंट में वहां के लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं, क्यों उनको ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर उनको दाखिल कर रहे हैं? क्योंकि बहुत जरूरी बात है ये समझना कि कोई भी विदेशी व्यक्ति कोई दूसरे देश में अपने हितों की ही बात करेगा, वह भारत का होकर कभी बात नहीं करेगा। यानी कि सिक्किम के जो लोग थे वो अपना हित देखेंगे, वो भारत का हित क्यों देखेंगे? तो क्यों उन्हें इंडियन पार्लियामेंट में लाके हमारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है? तीसरी बड़ी चीज थी कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थे, जो अलगाववादी ताकतें थी भारत के अंदर, जैसे उस समय अगर हम देखें तो नागालैंड है, मिजोरम है, या साउथ इंडिया के अंदर कई स्टेट्स ऐसे थे जो भारत से अलग होना चाह रहे थे। कश्मीर एक शुरुआत से मुद्दा बना हुआ था, पंजाब में खालिस्तान एक बड़ा मुद्दा था। क्या सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो थे उनको हवा नहीं लग जाएगी? वो आगे बढ़कर और पुरजोर विरोध करना नहीं शुरू कर देंगे और वो भी कहेंगे कि हमें भी आप एसोसिएट स्टेट बना लीजिए, हमें भारत के अंदर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थे वो ये कह सकते थे। जो अगला पॉइंट आता है कि सिक्किम की ही तर्ज पे क्यों नहीं और कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, चाइना है, वो भी भारत में मिलना चाहें, वो भी एक एसोसिएट स्टेट के दर्जे से भारत में जुड़ना चाहें और हमारे भारत के जो लॉज थे उनको इन्फ्लुएंस कर सकते थे। ये भी एक बड़ा इस पे मुद्दा उठा। 5वां पॉइंट हम देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कभी भी एक एलियन स्टेट को सह राज्य बनाने या एसोसिएट स्टेट बनाने की बात नहीं करी। उल्टा वो ये कहते थे कि एक राज्य को या तो एडमिट किया जाएगा या एस्टेब्लिश किया जाएगा, या तो नया बनाया जाएगा, किसी बाहर को अंदर ले लिया जाएगा पूर्ण रूप से। वो कहीं भी एक आधा अधूरा राज्य की कोई बात नहीं कर रहा। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने ये नहीं किया तो क्यों हमारी संसद 1974 में, क्यों हमारी संसद जो है उसको एक आधा अधूरा राज्य जोड़ना चाहती है? फिर एक बात आती है, जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे यूएसए है, चाइना है या नेपाल है, क्या उनको सिक्किम को भारत के अंदर इस तरीके से सह राज्य बनाना सही लगेगा? क्या वो अननेसेसरी अनवांटेड टेंशंस जो हैं, अंतरराष्ट्रीय टेंशंस जो हैं, वो नहीं बढ़ जाएंगी? तो एक बड़ा चीज थी कि क्यों हमें खामखा की दुश्मनी क्यों मोल लेनी है?
सातवां एक पॉइंट आता था जो उसकी आलोचना हुई, वो ये थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अचानक से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो गई, जस्ट बिकॉज एक सिक्किम जो फॉरेन कंट्री था उसने एक अपने देश के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया। तो बड़ा सवाल आता है कि कोई बाहर का जो देश है उसने आपसे डिमांड करी और आप अचानक से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो गए। क्या आप यही तीव्रता, क्या यही फुर्ती तब भी दिखाते जब कोई भारत का स्टेट कोई अपनी डिमांड रखता, इस तरीके की सिमिलर चीज की आपसे इजाजत मांगता, क्या तब भी आप इतनी ही फुर्ती दिखाते? अगला पॉइंट था कि क्या ये एक अनवांटेड एनिमोसिटी जो है, एक बिटरनेस जो है सिटीजन्स ऑफ सिक्किम और सिटीजन ऑफ इंडिया के बीच में क्रिएट कर देगा, क्योंकि आप दो देशों को आप साथ में जोड़ने की बात कर रहे हो, राज्य बनाने की बात कर रहे हो। जो नवा पॉइंट था वो ये था कि सिक्किम की सरकार ने आज एक रेजोल्यूशन पास किया है भारत के साथ जुड़ने का, और हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने को भी तैयार हैं। क्या होगा अगर कल को सिक्किम की सरकार फिर से कोई एक और अपना प्रस्ताव पारित करती है, उनका मन बदल जाता है और वो भारत से हटने की बातें करते हैं? क्या ऐसे में हमारी भारत की जो है फजीहत नहीं हो जाएगी? क्या भारत की बड़ी बेइज्जती नहीं हो जाएगी कि हमने आगे बढ़कर सिक्किम की इतनी मदद करी और देखिए वो तो पीछे हट गया? तो ये बड़ी सारी आलोचनाएं थी जो आर्टिकल 2A को लेकर आ रही थी, लेकिन खैर आर्टिकल 2A आया, हमने सबने देखा है वो। तो विशेष बात ये हुई कि भारत की संसद में उसको काउंटर भी किया गया। जो इतने पॉइंट्स उठाए गए, ये जो 9-10 हम पॉइंट्स देख रहे हैं, इन सबका एक काउंटर भी चला। तो अगर हम ये देखें कुछ पार्लियामेंट्री डिबेट्स थी, उनमें क्या क्या पॉइंट रखे गए ऊपर जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किए आलोचना को, उनको काउंटर करने के लिए। तो उसमें एक पॉइंट आता है कि हमारा कोई भी राज्य सिक्किम जैसी स्थिति में नहीं है। तो एक पॉइंट था कि क्या मिजोरम है या नागालैंड है, द्राविड़ राज्य हैं, या पंजाब या कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो सिक्किम जैसी स्थिति में नहीं है। सिक्किम का एक केस बड़ा अलग है, ये एक स्पेशल केस है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ के लोग जो हैं वो अलग होने की बात करें। और इन एनी केस भारत जो है एक संघ है, यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं है। ये इसकी शर्तें ही ये हैं कि अगर आप भारत के साथ जुड़ते हो तो आपका इंटरनल मामले सुलझाए जाएंगे, लेकिन आप बाहर नहीं निकल सकते। वो हम आर्टिकल 1 के अंदर हमने देखा है। दूसरी बात आती है कि जो सिक्किम असेंबली ने जो संकल्प पारित किया है, क्या कल को बदल नहीं देंगे? तो इसमें बड़ी चीज बोली गई कि जो दोनों देशों ने ये सहमति दर्शाई है वो मिल बैठ के कराई है, और ऐसे में एक तरफा फैसला नहीं लिया जा सकता। वो अपने आप से अलग नहीं हो सकते, हम अपने आप से उन्हें अलग नहीं कर सकते। ये बायलैटरल चीज होगी। फिर बात आती है जो संविधान निर्माताओं ने ये पॉइंट्स नहीं डाले थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ एडमिट इनटू द स्टेट करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो इस पे बात रखी गई कि संविधान के अंदर हम एक संशोधन क्यों ला रहे हैं, इस पॉइंट आर्टिकल 2A को क्यों जोड़ा जा रहा है। तो इस पे एक बात रखी गई कि जो भारत का जो संविधान है वह सजीव संविधान है, यानी कि वो हर वक्त एक मॉडिफाइबल स्टेट में रहता है, उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो संविधान के निर्माताओं ने ये तो नहीं कहा कि कोई सह राज्य होगा, पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की बात जरूर करी, संशोधन की बात जरूर करी, क्योंकि वो जानते थे कि जो फ्यूचर होगा उसमें परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो ऐसे में उन्होंने अमेंडमेंट की जो पावर थी वो हमें दी है। तो हम उन्हीं पावर्स के अगेंस्ट में हम आर्टिकल 2A को एक भारतीय संविधान में संशोधन करके लेकर आ रहे हैं। और फिर अगला पॉइंट बोला गया था कि क्या इससे दूसरे देश जो हैं वो नाराज नहीं हो जाएंगे। तो इसमें एक बहुत ही सुंदर बात करी गई, और कि कुछ लोगों का विचार है कि उक्त संशोधन, जो ये संशोधन आ रहा है, उससे चीन तथा अन्य देशों से हमारा संबंध बिगड़ सकता है। लेकिन यदि हम ठीक से बात करना चाहते हैं तो हमें किसी की भी गलत धारणाओं से डरना नहीं चाहिए। हम इस बारे में निर्णय ले चुके हैं कि सिक्किम के से हमारे कैसे संबंध होने चाहिए। चीन हमारे विधेयक का विरोध करता है तो करने दो। हम सब जानते हैं कि चीन ने किस प्रकार से तिब्बत पर जबरदस्ती अधिकार जो है वो जताया था। तो ये थे आर्टिकल 2A अनुच्छेद 2 का के जितनी भी आलोचनाएं थी और उनके काउंटर्स में क्या बातें संसद में रखी गई। आशा है आपको समझ आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।